नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक रहे हैं। लेकिन साथियों, सीमा में दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर के विवाद की भी स्थितियां बनी रही है। इसी क्रम में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल साथियों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा है कि नेपाल के कुछ हिस्सों पर भारत ने कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों पर नेपाल के द्वारा भी कब्जा किया गया है। अब साथियों, ऐसे बयान देने से एक नया विवाद शुरू हो गया है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में इस बयान के पीछे क्या वजह है, क्या वास्तव में नेपाल के द्वारा भारत के कुछ ज़मीन के हिस्सों को कब्जा किया गया है, या फिर इस प्रकार के बयान जो दिए जा रहे हैं वो क्योंकि जो बालन शाह हैं वो एक रैपर हैं, सिंगर हैं और उनको राजनीति की समझ नहीं है, या फिर जियो पॉलिटिक्स का ज़्यादा उनको अनुभव नहीं है, तो इसकी वजह से इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि नेपाल की विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर सफाई भी दी गई है। इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये बयान दिया गया है, इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित किए जा रहे हैं जिसमें नेपाल के अतिक्रमण करने वाली घटना या टिप्पणी के बारे में बातें कही जा रही हैं। अब बात करते हैं खबर की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नेपाल में एक जिनजियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया और उसके बाद जो वहाँ सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया। उसके बाद वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बालन शाह को नियुक्त किया जाता है जो पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। साथियों, जब प्रधानमंत्री पद पर ये बैठते हैं, मार्च में उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि प्रधानमंत्री कभी संसद में आकर के और देश के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। उसके बाद हाल ही में 2 महीने के बाद नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने रविवार को कहा कि सिर्फ भारत ने ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि भारत और नेपाल के बीच जो लिपुधरा और लिपुलेख को लेकर के विवाद है उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भारत ने ही नेपाल ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इस प्रकार का बयान उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया। अब दोनों देशों को मिलकर के इस मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जानकारी मुझे जब प्रधानमंत्री के बनने बाद उन्हें जब प्रधानमंत्री बन गए हैं उनके बाद उनको ये जानकारी मिली है। अब साथ ही उसको लेकर के विपक्ष दल नाराज हो गए। नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कई सांसदों ने इसको लेकर के बयान भी दिया कि इसको कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। फिर उसको कहना यह है कि प्रधानमंत्री या तो अपने जो बयान दिया, दावे किए उनका समर्थन को वापस लें या फिर उसको लेकर के जो है सबूत पेश करें। तो कई प्रकार की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने और कही है कि जो ये विवाद है नेपाल और भारत के कुछ सीमाओं को लेकर कुछ क्षेत्र जो विवाद है, इसके बारे में उन्होंने भी कहा है कि नेपाल इस मुद्दे को भारत के राजनयिक नोट भेज चुका है, मतलब उससे संबंध कर बातें कर रहा है। इसके अलावा भारत की ओर से भी इसको लेकर के जवाब मिल चुका है, इसके बारे में बताया है। और उन्होंने भी सलाह दी है कि भारत और नेपाल के इतिहासकारों, सर्वे विशेषज्ञों और इलाकों की जानकारी रखने वाले जानकारों को एक टीम बनाएंगे और ये टीम बातचीत के जरिए सीमा विवाद का समाधान खोजने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन एक बयान उन्होंने और दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे में सिर्फ भारत और चीन से ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार से भी बात की है। अब साथियों, आप सभी जानते हैं कि उनका कहना यह है कि हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इस मामले इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि वह इस विवाद का यह समस्या से जुड़ा हुआ है जब ब्रिटिश शासन इस इलाके को छोड़कर गया था। अब साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत की जो नीति रही है खास करके अपने देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए, वो 2 पक्षों की रही है। यानी कि चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा का विवाद हो, भारत चाइना का विवाद हो, चाहे भारत नेपाल की सीमा का विवाद हो, भारत का स्पष्ट संदेश है कि बात ये दोनों देशों की बातों से ही होगी, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन जब इस प्रकार की बातें ब्रिटेन को लेकर के, चाइना को लेकर के वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है तो भारत में भी इसको लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है। अब साथ ही इसको आगे बढ़ने से पहले और इस पूरी घटना को समझने के लिए मैं आपको कुछ इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि इससे क्या है कि आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैप में समझने का प्रयास करिए। आप ये देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत है। भारत के जब आप इधर जाएंगे तो ये नेपाल दिखेगा। साथियों, नेपाल भारत के कई राज्यों से घिरा हुआ है, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, तो इनसे चारों तरफ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। साथियों, संबंध यहाँ पर जो है पूरी सीमा खुली है। भारत के जो लोग नेपाल में आसानी जा सकते हैं, बिना वीजा के जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, और नेपाल के लोग भी भारत में आकर के यहाँ पर वर्क कर सकते हैं बिना वीजा के। तो कुछ इस प्रकार के मैप आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब बात करें संबंधों की, तो साथियों भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो काफ़ी प्राचीन रहे हैं।
आप हम बात करें हम पौराणिक कथाओं के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान राम जो अयोध्या के राजा थे, राजकुमार थे, उनकी शादी जनकपुर जो मिथिला वर्तमान में नेपाल में है तो वहाँ पर हुई थी। तो यानी एक तरह से धार्मिक संबंध रहे हैं। इसके अलावा जो लुम्बिनी में जिस पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसके बाद गौतम बुद्ध जिस प्रकार से अपने उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो भारत में हुआ था, बिहार में हुआ था, और उसके बाद भारत के कई हिस्सों में उन्होंने अपने जो उपदेश है वो दिए थे। तो मतलब एक तरह से धार्मिक संबंध जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर जो है काठमांडू में है, वो भारत के हिंदू धर्मों के लिए जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, तो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग भी वहाँ पर माना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ पौराणिक संबंध भी रहे हैं जिससे धार्मिक संबंध भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साथियों इसके कुछ इतिहास के बारे में बात करें कि इसकी पहले वस्तुतः स्थिति क्या रही है, क्या जो विवाद है सीमा को लेकर के, इसके पीछे क्या कहानी रही है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी से पहले, देखिए नेपाल एक ऐसा देश है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ है। अंग्रेज इन्होंने जिस प्रकार से भारत में उपनिवेश बनाया था तो ऐसा कुछ भी नेपाल में नहीं बनाया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के आसपास क्या है कि नेपाल जैसे भारत में कई छोटे छोटे पहले इतिहास में छोटे छोटे महाजनपद हुआ करते थे, जैसे मगध हो, है ना, इस प्रकार जनपद हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते। तो दूसरी प्रकार से नेपाल भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें काठमांडू, भक्तपुर, पाटन और गोरखा, इस प्रकार के छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और इसके बाद क्या होता है कि इन राज्यों में अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। जैसे भारत में हम बात करें तो कई बड़े छोटे बड़े रियासत हुआ करते थे, इन रियासतों में सीमा को लेकर के और भी कई चीज़ों को लेकर के संघर्ष बना रहता था। तो ठीक इसी प्रकार से नेपाल में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती थी 18वीं शताब्दी के पहले। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक गोरखा जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, यानी जो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था वो गोरखा हुआ करता था, सब शक्तिशाली माना जाता था। और उनमें जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, गोरखा के राज्य के राजा माने जाते थे। और उनके द्वारा साथियों नेपाल में कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनको लेकर उनको आधुनिक नेपाल का निर्माता भी कहा जाता है। 1740 के दशक में उन्होंने नेपाल के विभिन्न राज्यों को एकजुट करने का अभियान शुरू किया और 1768 और 69 के बीच उन्होंने काठमांडू घाटी पर कब्जा कर लिया और आधुनिक नेपाल की नींव रखी। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, काफ़ी लंबे तक शासन किया। और जो वर्तमान आप नेपाल देख रहे हैं उनमें पृथ्वी नारायण शाह का एक बहुत बड़ा योगदान हुआ, जो गोरखा राज्य के राजा थे। अब साथियों गोरखा के बारे में आप बात करें तो गोरखा साम्राज्य के जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, उनके द्वारा अपने नेपाल को बहुत ज़्यादा विस्तार दिया गया। वर्तमान में जो उत्तराखंड है और हिमाचल कुछ क्षेत्रों तक इनका विस्तार हो गया था, पूर्व में सिक्किम की ओर, इसके अलावा दक्षिण में तराई क्षेत्र तक पहुंच गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने विस्तार किया था। और गोरखाओं के सैनिकों के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत में आज भी चाहे ब्रिटिश सेना से इनकी शुरुआत हुई थी, गोरखा का एक रेजिमेंट है। इनकी जो सैनिक हैं वो कड़ी लड़ाई और अपनी बहादुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इससे इनका जो है भारत की सेनाओं में इनका काफ़ी प्राचीन समय से दबदबा रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है। फिर साथियों इन विस्तार के लगातार उस समय जब यहाँ पर ये विस्तार कर रहे थे गोरखा साम्राज्य के पृथ्वी नारायण शाह, तो उसी समय भारत में उपनिवेशवाद था और ब्रिटिश सरकार वहाँ पर राजसात सत्ता में थी, शासन कर रही थी। तो क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि जो ब्रिटिश जो ये नेपाली लोग हैं, नेपाल गोरखा जो साम्राज्य के लोग हैं, ये लगातार भारत की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में नेपाल के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई शुरू कर दी गई। जिसे बारे में हम एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे गोरखा युद्ध भी कहते हैं। 1814 और 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया। इसमें जो ब्रिटिश जनरल थे 1815 में उन्होंने जो डेविड ओस्टरलोनी ने काली नदी के पार गढ़वाल और कुमायूं से नेपालियों को खदेड़ दिया था। मैप में आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये पूरा आप एरिया देख रहे हैं। इस एरिया में पहले इनका कब्जा हो गया था, लेकिन बाद में जब यहाँ पर लड़ी गई लड़ाई तो वहाँ से उन्हें खदेड़ करके यहाँ पे ला दिया गया, मतलब इस एरिया में ला दिया गया। यानी गढ़वाली और कुमायूं जो एरिया है उत्तराखंड में, वहाँ से उनको खदेड़ करके यहाँ ला दिया गया। तो इसके बाद खदेड़ दिया। तो 12 वर्षों का जो कब्जा उन्होंने कर रखा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जिसे नेपाल के इतिहास में उसे क्रूरता और दमन के लिए याद किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ओस्टरलोनी थे, जो वहाँ के ब्रिटिश जनरल थे, उनके द्वारा नेपालियों को शांति की पेश की जाती है, मतलब समझौते के लिए उनको शर्तें पेश की जाती है कि आप इस बातों को मान लीजिए, आपके साथ हम शांति स्थापित कर लेंगे। जिनमें क्या था कि जो नेपाल में एक ब्रिटिशर्स निवास की नियुक्त की जाएगी, मतलब ब्रिटिश का वहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त होगा। इसके अलावा नेपाल के क्षेत्रों का सीमांकन होगा जो लगभग वर्तमान सीमाओं के अनुरूप हो, मतलब अभी जो वर्तमान सीमाएं हैं उनके अनुरूप ही है। तो उसको लेकर के उनके साथ एक आधिपत्य की मांग भी की गई और उनके बाद मतलब इस प्रकार की शर्तें पेश गई, लेकिन नेपालियों ने इन शर्तों को मानने से मना कर दिया। उसके बाद क्या है कि अगले वर्ष उन्होंने एक अभियान चलाया
जिसका लक्ष्य था काठमांडू घाटी पर हमला करना या काठमांडू घाटी पर कब्जा करना। जब ये बात नेपालियों को पता चली तो नेपाली डर गए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बुरी हार हारी थी अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने इसके बाद समझौता कर ली। समझौते के तहत सुगौली, बिहार के सुगौली में एक संधि होती है और संधि में इन सीमाओं का निर्धारण होता है और कई चीज़ों को लेकर के बात बनती है। युद्ध के बाद जो नेपाल को संधि होती है, जो ऐसा देख सकते हैं, नेपाल ने जो कुमायूं, गढ़वाली और ये सिक्किम के कुछ हिस्सों को उन्होंने कैप्चर कर रखा था, अपने कब्जे में रखा था, तो उसको छोड़ना पड़ता है। और वर्तमान में जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, यही सीमा नेपाल को दी जाती है, पूरी बाउंड्री नेपाल को दी जाती है। अब साथ ही इसी में कुछ क्षेत्र हैं जो काला पानी हो गया या फिर लिपुलेख के पास जो पासेज जो दर्रे हैं जो मानसरोवर को जोड़ते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के आज भी विवाद की स्थिति देखी जा रही है। इसी विवाद को रखते हुए जब पत्रकारों के द्वारा नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने इस प्रकार के कुछ जवाब दिए हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। अब साथियों, जिसको नेपाल के प्रधानमंत्री ने कोट किया है, बताया है, और उसके अलावा जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर के भारत से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले खबरों में बताया है, तो उसको लेकर के जो बात कही जा रही है कि नेपाल ने क्या वास्तव में भारत में कब्जा कर रखा है, तो उसके पीछे जो वहाँ के विदेश मंत्री के द्वारा भी तर्क दिया गया है, इसको लेकर के बात कही गई है कि उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री की जो बयान है उसको लेकर के विदेश मंत्री द्वारा सफाई दी गई। उसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री मंत्रालय ने कहा कि टिप्पणी का संबंध भारत की ज़मीन पर नेपाल कब्जे से नहीं, यानी कि भारत ने नेपाल ने भारत ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि सीमा के जो कुछ इलाकों में मौजूद क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और 10 गजा से है। साथियों, जो आप देख सकते हैं सीमा में इस प्रकार के जो बॉर्डर हैं सीमा में, दो, क्योंकि देखिए दोनों देशों के बीच सीमा काफ़ी ज़्यादा खुली सीमा है, कोई भी किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं है। भारत के नागरिक आसानी से नेपाल में और नेपाल के नागरिक भारत में आ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो कृषि कार्य के लिए लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार का जो पिलर खड़ा किया गया है, ये पिलर साथियों एक प्रकार का बॉर्डर होता है, बॉर्डर को निर्धारित करता है। और 10 गजा जो है, यानी 10 गजे का मतलब ये है कि इस पिलर के इस तरफ, यानी कि भारत की तरफ 10 गज और नेपाल की तरफ 10 गज, यहाँ पर उसको मतलब सीमा को छोड़ करके यहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ मान्य नहीं होंगी, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती कार्य यहाँ पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार के समझौते हुए थे। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खेती संरचना इस प्रकार की नहीं की जाएगी, इसको पूरी तरह से बस्तियों से मुक्त रखा जाएगा। उसके बाद 1950 के समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जो है नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के तहत एक दूसरे के यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो इसी को लेकर के इन्होंने बात कही है। और भारत के बारे में बात करें कि इसके बारे में जो एसएसबी है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल है, लगातार भारत सरकार को रिपोर्ट भी करती रहती है, क्योंकि अधिकतर क्या है कि नेपाल के जो कृषक हैं वो भारत में आ जाते हैं, भारत के कुछ क्षेत्रों में आकर कृषि का कार्य करते हैं। उसके अलावा भारत के जो कृषक हैं वो भी कभी आते हैं। तो ऐसे में बिहार के कुछ बारे में बात करें तो 7100 एकड़ ज़मीन पर इस प्रकार कब्जा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में लगभग 500 एकड़ पर इस प्रकार के अवैध कब्जे हैं। उत्तराखंड में 12.4 एकड़ तक कब्जा है। तो इस प्रकार की जानकारी निकल कर आती है। तो इसको लेकर के विदेश मंत्रालय के द्वारा मतलब कि जो है सफाई दी गई है। अब साथ ही जो बयान दिया गया इसको लेकर सफाई तो दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी मंशा है कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है जिसमें सीमा को लेकर के सुलझाया जाएगा, इसमें ब्रिटेन की मध्यस्थता स्वीकार की गई, मध्यस्थता के बारे में बात की जा रही है, इसको लेकर के विवाद खड़े हो गए हैं। ऐसे में साथियों, हाल ही में जिस प्रकार से बालेन शाह के रवैया रहा है भारत के लेकर के और भारत संबंधों को लेकर के, तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच जो संबंध है काफ़ी तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में लिपुलेख दर्रे को लेकर के जो मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है उसको लेकर के भी यहाँ पर कहा गया था कि लिपुलेख दर्रा विवादित स्थान है, नेपाल का हिस्सा नेपाल ने बताया था, उसको लेकर के भारत ने कड़ा प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा हाल ही में घटना और घटी, इसमें भारत के विदेश सचिव को मिलने के लिए समय नहीं दिया गया। जब मई 2026 में भारत के विदेश सचिव हैं वो नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे और उस दौरे में वो प्रधानमंत्री जो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह हैं उनको भारत आने का आधिकारिक न्योता देने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब ये समय नहीं दिया गया, उनके विक्रम मिस्त्री को मतलब वहाँ तक आने के लिए समय नहीं दिया गया। इसके अलावा भारतीय राजदूतों से अलग प्रकार का एक शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं हुई, जो आमतौर पर होता है कि जब वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, नई सरकार बनती है, तो अलग एक करके भारत के जो राजदूत हैं उनसे अलग शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, लेकिन ऐसा बालेन शाह के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी एक और चीज़ घटी है जिसमें क्या है कि जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनकी जो यात्रा होती है आमतौर पर पहले भारत की ही यात्रा होती है पद संभालने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन बालेन शाह के द्वारा ऐसा कोई भी नहीं लिया गया है। यानी कि एक तरह से भारत के साथ जो संबंध है उनको लगातार ये तनावपूर्ण होते हुए देखे जा रहे हैं।
बहरहाल साथियों, इन सभी खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो बयान है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को जियोग्राफिक का अनुभव नहीं है, राजनीति की जानकारी नहीं है, इसको लेकर इसके बाद दी गई है, या फिर कोई वास्तव में इसके पीछे कोई अलग कहानी है? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं जरूर हमें बताइए। जानकारी कैसी लगी साथियों वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।